नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी दिन भर की सभी बड़ी खबरें। पूरे 24 घंटे की क्या क्या बड़ी खबरें रही हैं ये आपको बताएंगे पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। मेरठ के फलौदा में आज उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने एक सद्भावना रैली की और इस रैली में उन्होंने जमकर अपने उपलब्धियों का गुणगान किया। उसके साथ ही अपने विरोधी पार्टी यानी बीजेपी पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक नकली पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है और साथ में उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए जंगे का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम नौजवानों के लिए और किसानों के लिए खूब काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। इसके साथ ही जहां उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई वहीं उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की बात की और उन्होंने आज ही कहा कि एक बार फिर से वो अपने प्रत्याशी अतुल प्रधान को लड़ाएंगे और उनको जिताने की जरूरत। आप देख सकते हैं कि मंच पे इस समय सीएम अखिलेश यादव हैं जिन्होंने आज यहाँ पे रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने जहाँ अपनी योजनाओं को गिनाया वहीं आने वाले वक्त में चुनाव में तैयार रहने के लिए बोला। और उत्तर प्रदेश सरकार के जहाजी बेड़े में जल्द ही कुछ नए विमान शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ कन्नौज समेत कई शहरों में नई एयर स्ट्रिप भी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीच क्राफ्ट 250 टर्बोप्रोप और बेल 14 ईपीआई विमान खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मायावती सरकार के दौर के कई विमानों को बेचने की भी तैयारी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के क्षेत्र कन्नौज में भी नई एयर स्ट्रिप सरकार बनाने जा रही है ताकि डिम्पल यादव के साथ मुख्यमंत्री अगर उस इलाके की यात्रा पर जाएं तो किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही साथ कन्नौज के अलावा कई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। कुछ जगहों पर जहां पुरानी एयर स्ट्रिप खराब हो गई है वहां पर भी नए निर्माण कराए जाएंगे। विमानों को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठते रहे। बीएसपी सरकार के दौर में भी कुछ आधुनिक विमान खरीदे गए थे लेकिन वो उत्तर प्रदेश में मौजूदा एयर स्ट्रिप के हिसाब से न होने के नाते अखिलेश सरकार नई खरीद करने जा रही है। एक बार फिर से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने दिया विवादित बयान। हमेशा की तरह जहां साईं बाबा पर साधा निशाना तो घर वापसी पर दिया गीता का ज्ञान। वाराणसी विद्या मठ पहुंचे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आज नव संवत्सर पर 9 वर्ष के पंचांग का लोकार्पण किया। जहां स्वरूपानंद साईं बाबा के चरित्र पर सवाल उठाया और कहा कि साईं ट्रस्ट में इकट्ठा धन हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर किया गया है। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास रुपया कितना है, उन्होंने कहा कि 13 अरब रुपया है, तो विभिन्न बैंकों में जमा है 13 अरब। ये हमारे हिंदुओं को बेवकूफ बना के इन्होंने इकट्ठा किया है। ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं जिससे कि मुखौटा हमारे देवताओं का है और धड़ उसका है। तो वहीं घर वापसी पर कहा कि गीता पढ़ाने से होगी घर वापसी। यही नहीं, शंकराचार्य ने दावा किया कि उन्होंने 400 व्यक्तियों का घर वापसी किया है। शंकराचार्य के इस बयान से साफ है कि जहां वो घर वापसी का दावा कर रहे हैं तो वहीं साईं पर अपने विचार पर कायम है। बछरावा में कल हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। उस ट्रेन के ड्राइवर पारसनाथ मिश्र रेलवे के इसी अस्पताल में एडमिट हैं। हम उन तक पहुंचे भी लेकिन कैमरे पर किसी भी तरह की बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ कैमरा जो उन्होंने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कि जब बछरावा स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचने वाली थी उस वक्त उन्होंने ब्रेक सप्लाई किए। गाड़ी में 3 ब्रेक होते हैं, एक एक करके उन्होंने सभी समय से ब्रेक सप्लाई किए लेकिन तीनों ही ब्रेक्स फेल थे। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो गार्ड को फोन करें। उन्होंने वॉकी टॉकी से गार्ड को संपर्क साधने की कोशिश की ताकि एक इमरजेंसी ब्रेक जो गार्ड के पास होती है उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उस वक्त गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। जाहिर है कि ये एक तेज रफ्तार में थी गाड़ी। उसके बाद इन्होंने गाड़ी को लूप लाइन में डाला क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। अगर वो ऐसा न करते तो हो सकता था कि सामने आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस से टक्कर हो जाती। लूप लाइन में डालने के बाद जो उनके पास अंतिम विकल्प था वो ये था कि जो ठोकर लाइन होती है उस पर गाड़ी को उतार दिया जाए और उसके बाद ठोकर से टकरा करके गाड़ी रुक तो गई लेकिन इसमें तब भी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। लेकिन बहरहाल अभी तक सारा दोष ड्राइवर का ही माना जा रहा है और ड्राइवर ये कह रहे हैं कि तीनों ब्रेक्स एक साथ काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास लूप लाइन में ट्रेन को उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में सीबीसीआईडी ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
दर्ज 2 FIRों में कई पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए हैं। इसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस के IPS अधिकारी और लखनऊ के DIG प्रेम प्रकाश, इसके अलावा SP पूर्वी हरीश कुमार, CO समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रीता बहुगुणा जोशी की ओर से इस पूरे मामले में कहा गया है कि इस पूरे मामले में सरकार ने काफी देरी की और CBCID ने कई बड़े चेहरों को बचाया है। वहीं दूसरी तरफ BSP की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सरकार के दबाव में CBCID काम कर रही है, इसलिए तमाम पुलिस कर्मियों को जो BSP सरकार में तब तैनात थे उनको आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में DGP AK जैन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन पर आखिर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। दरअसल ये पूरा मामला 2009 का है, जब मायावती तत्कालीन मुख्यमंत्री पर कुछ अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद रीता बहुगुणा जोशी के घर आगजनी की गई थी और उस मामले में कई BSP के नेता भी आरोपी थे। इलाहाबाद में आज पुलिस दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने जगह जगह जमकर हंगामा किया। शहर के सिविल लाइंस इलाके में आज सुबह से ही इन छात्रों ने जगह जगह तोड़फोड़ की और आगजनी करने की कोशिश भी की। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का आरोप है कि सन 2013 में आयोजित की गई पुलिस दरोगा भर्ती मामले में बड़ी तादाद में धांधली की गई। इनका कहना है कि इस परीक्षा में ज्यादातर लोग इटावा और सिपाही के आसपास से चयनित कर लिए गए हैं, जबकि अधिक मार्क्स वाले छात्रों को बाहर कर दिया गया। हम लोग पुलिस भर्ती में हुई धांधली को लेकर के यहाँ तक आंदोलन जिस दिन से रिजल्ट घोषित हुआ उसी दिन से शुरू किए हैं और यहाँ से ही नहीं, पूरे इस आंदोलन को हम इलाहाबाद की धरती ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। इस परीक्षा में अभी केवल मेडिकल होना बाकी है, इसके अलावा परीक्षा के सारे चरण पूरे हो गए हैं। छात्रों ने स्थानीय एक सपा विधायक के घर में भी इस मामले में जमकर तोड़फोड़ की है, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए हैं और साथ ही साथ कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे मामले में पुलिस ऐसा लगता है जैसे मूक दर्शक बनी देखती रही और छात्र जगह जगह हंगामा करते रहे। पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सपा कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया और मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूका। अभ्यर्थियों ने मामले की CBI जांच की मांग की है। इस तरह धांधली हुई है, इसकी CBI जांच की जाए। पिछली बार मायावती गवर्नमेंट में सिपाही की 35,500 सीटें थी, उसमें 60% पे जनरल की मेरिट बनी थी और इस बार 42,000 लगभग सीटें हैं, उसके बावजूद मेरिट 80% पे गई है। इससे साफ पता चलता है कि धांधली है। सिपाही परीक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा की शुद्धता पर प्रश्न उठाने से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और यह पूरी परीक्षा प्रणाली शक और भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार से अपनी तमाम मांगे पूरी न होने से नाराज डिप्लोमा इंजीनियर्स 26 तारीख से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल डिप्लोमा इंजीनियर्स वेतनमान, पदोन्नति और दूसरी मांगों को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांग कर रहे थे और तमाम बार धरना प्रदर्शन भी किया। इतना ही नहीं, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स थे उन्होंने विधानसभा का घेराव तक किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। इसी बात से नाराज जो डिप्लोमा इंजीनियर्स उन्होंने आज से ये घोषणा कर दी है कि 24 तारीख यानी आने वाली 24 तारीख को वो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी काम हैं उनको ठप कर देंगे। साथ ही 26 तारीख से वो चरणबद्ध तरीके से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांग थी कि जो वेतनमान है उसमें जो वृद्धि की जाए, सादी पदोन्नति भी की जाए, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं आई। यही वजह है कि जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है वो 26 तारीख से अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जिस वक्त विकास कार्य बेहद तेजी पे है, अगर ये डिप्लोमा इंजीनियर्स अपना काम ठप करते हैं या जेल जाने की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकारी काम है वो प्रभावित जरूर होंगे। प्राधिकरण की गलत नीति और बिल्डरों की मनमानी के चलते जो निवेशक हैं वो लगातार सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। नोएडा के GIP मॉल पर आज हजारों की संख्या में निवेशकों ने उतरकर प्रदर्शन किया। निवेशकों की माने तो 2010 में सेक्टर 107 में उन्होंने करीब 5,000 फ्लैट यहां लोगों ने बुक कराए थे और 2013 में इस जमीन पर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद से पूरा मामला विवाद में चला गया और लगातार जो निवेशक हैं वो प्राधिकरण और बिल्डरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में आज निवेशकों ने सड़कों पर उतरकर प्राधिकरण और बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2013 में उन्होंने बताया कि ये पूरी की पूरी लैंड डिस्प्यूटेड है और उसको उन्होंने काम वहां पर पूरे तरीके से बंद कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने जिस किसान से ये जमीनें खरीदी थी उनका पेमेंट पूरा नहीं करा गया। आपको बता दें कि ये जमीन विवादित थी, महर्षि आश्रम के नाम से जमीन थी और प्राधिकरण ने गलत तरीके से सेक्टर 107 में 5 बिल्डरों को अलॉट कर दी, जिसके बाद लगातार जो निवेशक हैं वो इस मामले को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई उनकी लड़ाई
भी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब निवेशकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले का निवारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में अपना आंदोलन और उग्र कर देंगे। जी संगम खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में बनाए जा रहे चेकडैमों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की खबर को जी संगम द्वारा प्रमुखता के साथ दिखलाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भूमि संरक्षण इकाई ललितपुर के 4 अफसरों को निलंबित कर 4 के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच कराकर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की। चेकडैम में बड़ी अनियमितताएं ललितपुर जनपद में चल रही है। जी संगम द्वारा भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बुंदेलखंड के किसानों के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है चेकडैमों का निर्माण। लेकिन चेकडैमों के निर्माण के दौरान लगातार अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे ही भूमि संरक्षण इकाई द्वारा दलहन ग्राम योजना के तहत ललितपुर जनपद में चेकडैमों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अनियमितताएं सामने आने पर मुख्यमंत्री ने 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। दलहन ग्राम योजना के तहत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा बनाए गए 8 चेकडैमों का स्थलीय निरीक्षण व अभिलेखों का परीक्षण कराया गया था, जिसमें व्यापक अनियमितताएं सामने आई थी। मुख्यमंत्री की इस बड़ी कार्रवाई के बाद चेकडैमों के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। बिजली बिल माफी को लेकर आज काशीराम आवास में रह रहे लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए। आवास में रह रहे लोगों का कहना है कि उनके जो बिल आए हैं वो 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के बिल आए हैं। आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद यह लोग नगर के काशीराम आवास में रह रहे लोगों की है, जिनमें मजदूरी करने वाली गरीब महिलाएं और रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाले लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि इनके बिजली का बिल जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक आ गया है, अब ये बिजली बिल माफी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये गरीब लोग बहुत गरीब हैं और घरों मजदूरी कर व रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि जब से आवास बना है किसी ने बिल का भुगतान नहीं किया है। जब से कनेक्शन इनके आवास में लगा है तब से इन्होंने विद्युत बिल जमा ही नहीं किया है। इन लोगों की शिकायत है कि बिल ज्यादा है, कैंप लगा के इनके बिजली बिल को कम किया जाएगा। काशीराम आवास में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें रिक्शा चलाने वाले से लेकर मजदूरी करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे में लाखों रुपए का बिजली का बिल ये कहां से जमा कर पाएंगे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से टिकटों के फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। मुरादाबाद के मछरिया रेलवे स्टेशन में पिछले 1 साल से यात्रियों को कागज के टुकड़ों पर फर्जी रेलवे टिकट दिए जा रहे थे। ये सारा खेल मछरिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला जा रहा था। एफटी तो पहले से ही काटी जा रही थी और वही एफटी काटी गई है और क्या, और ऐसा तो कुछ और जो भी है वो तो जांच का विषय है, चल रहा है। 2 लोग और 1 CMI। हैरानी की बात यह है कि उत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय होने के बावजूद मुरादाबाद रेलवे के बड़े अधिकारियों को इतने बड़े गोरख धंधे की कोई जानकारी नहीं थी। पूरा मामला सामने आने के बाद रेलवे के बड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वही मामला मीडिया में आने के बाद रेलवे के बड़े अधिकारियों ने आनन फानन में स्टेशन मास्टर समेत 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले की रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। सेंट्रल एक्साइज टीम ने आज गुटखा व्यवसायी के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। गौरतलब है कि बांदा में गुटखे का व्यवसाय चल रहा है। लंबे समय से एक्साइज को इसकी शिकायतें मिल रही थी कि कम मशीनों का लाइसेंस लेकर कई मशीनों से प्रोडक्शन किया जा रहा था। इसी को लेकर आज सेंट्रल एक्साइज की टीम ने एक साथ 2 दर्जन से अधिक एक्साइज अधिकारियों ने इनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारों के बाद गुटखा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। सुबह से ही 6 घंटे तक एक्साइज टीम बंद कमरों में तमाम कागजातों को खंगालती रही। उन ठिकानों के बारे में भी जानकारी ली जहां इनका प्रोडक्शन चलता था। गुटखा व्यवसाय में नंबर 2 का धंधा वर्षों से फल फूल रहा है। अब एक्साइज टीम की छापेमारी के बाद संभावना जताई जा रही है कि इसमें कुछ लगाम लग पाएगी। पीलीभीत में संस्कृत बोर्ड की परीक्षाओं में सामूहिक नकल पकड़ी गई है। पुलिस ने मौके से एक कक्ष निरीक्षक को गिरफ्तार किया है।
दरअसल पीलीभीत के डेनमर इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक परिषद की 10वीं व 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं हो रही थीं। कॉलेज में 3 कक्षों में लगभग 100 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे। सारे ही छात्र छात्राएं गैस पेपर व मॉडल पेपर से नकल करके परीक्षा दे रहे थे। सामूहिक नकल की सूचना पर जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने छापा मारा तो लगभग 100 गैस पेपर व बड़ी मात्रा में नकल सामग्री पकड़ी गई। मौके से एक कक्ष निरीक्षक को पुलिस ने पकड़ा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नकल सामग्री को सील कर 3 कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल हटा दिया है और बोर्ड को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कक्ष निरीक्षक प्रसादी लाल को जेल भेजा है। आज देवरिया जनपद के बरहज इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 दलित छात्राओं की लाश गेहूं के खेत में मिली। प्रथम दृष्टया देखने में प्रतीत हो रहा था कि इन तीनों छात्राओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पूरी वारदात है बरहज इलाके के भूलपुरा गांव की। इस गांव की 3 दलित छात्राएं जिनकी उम्र क्रमशः 16 साल, 13 साल और 9 साल थी, तीनों विगत कल दोपहर में घास काटने घर से निकली। देर शाम घर न पहुंचने पर परिजनों ने इनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। आज सुबह इन तीनों की लाश गाँव के बाहर गेहूं के खेत में मिली। तीनों के सिर व गले पर गहरे चोट के निशान थे। देखने से प्रतीत हो रहा था कि इन तीनों ने मौत से पहले काफी संघर्ष किया था और इनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। जो अभी देखने से लग रहा है इनके सर पे चोट है और भी चोटें हो सकती हैं, जिसके लिए इनका जो है पोस्टमार्टम होगा, पैनल के साथ होगा, जिसमें महिला डॉक्टर भी रहेंगी। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। घटना स्थल पर घास काटने वाले हंसिया भी पुलिस ने बरामद किया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि स्थिति स्पष्ट हो कि हत्या किन तरीकों से की गई है। कहते हैं जाको राखे साइया मां सके ना कोई। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला महोबा जिले में प्रकाश में आया, जहां एक कलयुगी मां ने नवजात शिशु को मरने के लिए रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। मामला महोबा रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां एक कलयुगी मां ने नवजात शिशु को मरने के लिए लावारिस रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुन खेत में काम कर रही महिला ने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बच्चे को लेकर जीआरपी थाना जा पहुंची। जीआरपी पुलिस द्वारा बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि घंटों खुले मैदान में पड़े रहने के कारण बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। भले ही सरकार ने भ्रूण हत्या को एक अपराध का दर्जा दिया हो, लेकिन एक कलयुगी मां ने नवजात शिशु को मौत के हवाले कर दिया। आखिर ऐसी मां को क्या कहेंगे। वासंतिक नवरात्र का आज पहला दिन है और हम इस वक्त मां विंध्यवासिनी के दरबार में मौजूद हैं। आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार अनवरत श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मां विंध्यवासिनी के दरबार में। चूंकि मां शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, लिहाजा प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने और अपने परिवार के लिए मां का आशीर्वाद लेते जाए। आज ही नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, इसलिए भी बड़ी संख्या में लोग मां के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। मां विंध्यवासिनी का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस उपलक्ष्य में आज माई का शनिवार है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का दर्शन हो रहा है। भक्ति और आध्यात्म की ये जो त्रिवेणी मां विंध्यवासिनी के दरबार में बह रही है, अद्भुत और इसका अपना एक अलौकिक आनंद है। अयोध्या का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला रामनवमी मेला की शुरुआत आज हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज मेले की शुरुआत हुई है। ये 9 दिन तक चलने वाला मेला है, जिसमें कई लाख की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और रामनवमी भर तक यहाँ पे रहते हैं, जब तक भगवान श्री राम का जन्मोत्सव नहीं हो जाता है। इस बार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने 6 जोन बनाए हैं, 22 सेक्टर बनाए हैं और 120 माइक्रो सेक्टर बनाए हैं। प्रत्येक जोन में एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है।
इसके अलावा जो सेक्टर है वहाँ पर जो है डिप्टी एसपी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे अयोध्या क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इसके लिए अलग यहाँ पे निगरानी केंद्र बनाया गया है। साथ ही एक सबसे खास बात यह है क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार शासन बेहद गंभीर है और यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए वे बेहद किए गए हैं। जो सरयू नदी है वहाँ पर भी जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और साथ में वहाँ पर जल सुरक्षा पुलिस भी लगाई गई है और